Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम के बारपेटा में कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में लेंगे भाग। विश्व शांति के लिए 6 जनवरी से ये कीर्तन चल रहा है। बारपेटा में कृष्ण गुरु सेवाश्रम के श्रद्धालुओं को प्रधानमंत्री आज संबोधित भी करेंगे। कृष्ण गुरु ईश्वर ने 1974 में असम के बारपेटा जिला के नास्ता गांव में सेवाश्रम की स्थापना की थी। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। आज दोनों सदनों में सदस्य प्राइवेट बिल पेश करते हैं। इसके साथ ही लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी चर्चा में शामिल है। लोकसभा में आज विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक और राष्ट्रीय युवा आयोग विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राज्यसभा में आज उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का निरसन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव पेश होगा। बजट सत्र के तीसरे दिन राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा से पहले विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई। दोनों सदन पहले 2 बजे तक के लिए और फिर दिन भर के लिए स्थगित करने पड़े। लोकसभा में विपक्ष का आरोप है कि एसबीआई और एलआईसी ने आम नागरिकों की जमा पूंजी को नुकसान का जोखिम अब बढ़ गया है, लिहाजा इस पर सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। जेपीसी की मांग भी की गई है। राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, लेकिन सभापति ने सभी नोटिस प्रॉपर ऑर्डर में न होने की वजह से खारिज कर दिए। संसद में विपक्ष की इस मांग पर सत्ता ने निराधार बताया है और कहा है कि उनके पास कोई मुद्दा न होने से वो चर्चा से भाग रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में व्यवधान डाल रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में भाजपा सांसदों के साथ एक बैठक करेंगी। 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी देंगी। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएं और आम आदमी को बताएं कि बजट में समाज के हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या-क्या प्रावधान हुए हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आज से श्रीलंका के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्रीलंका यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी उनका बातचीत का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय की ओर से ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों पर हमले की कड़ी निंदा की गई है। भारत की चिंता के बारे में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया है। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया सरकार से कहा है कि वो वहां रहने वाले भारतीयों और उनकी संपत्ति की रक्षा करें। पाकिस्तान के 1960 में किए गए सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए 25 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार संधि में संशोधन के नोटिस पर फिलहाल पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया है। बेंगलुरु में 5-7 फरवरी को पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। विद्युत और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत ऊर्जा परिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि प्रौद्योगिकी अंतराल को दूर करने और वित्त पोषण पर भी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में जोर दिया जाएगा ताकि ऊर्जा से समझौता किए बिना समय पर किफायती तरीके से ऊर्जा का वितरण हो सके। भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा के लिए भर्तियां अब सिविल सर्विसेज परीक्षा के जरिए होंगी। 2023 के लिए ये परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आयोजित करेगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक यूपीएससी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सलाह के बाद भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में भर्तियां सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए करने का फैसला हुआ है।
बीजेपी ने मेघालय विधानसभा की सभी 60 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जबकि नागालैंड की कुल 60 सीट में से केवल 20 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी और एनडीपीपी के साथ चुनावी समझौता हुआ है, जिसके तहत बीजेपी राज्य में 20 सीटों पर और एनडीपीपी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए कुल 80 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपना टैगलाइन एम्पावर मेघालय यानी कि मेघालय का सशक्तिकरण दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज त्रिपुरा में चुनाव प्रचार करेंगे। अमरपुर और कुमारघाट में विजय संकल्प रैली में नड्डा यहां के मतदाताओं के लिए रैली करेंगे। यूजीसी के अध्यक्ष ममिदाला जगदीश कुमार ने कहा है कि बजट में उच्च शिक्षा के लिए 44,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में तेजी आएगी। तेलंगाना विधानसभा और विधान परिषद का बजट सत्र आज से हैदराबाद में शुरू होगा। पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं होने के कारण राज्य सरकार इस बार राज्यपाल के परंपरागत अभिभाषण के बगैर सत्र के संचालन की तैयारी में है। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल आज अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। सरकार की कोशिश होगी कि सरकारी खजाने को ध्यान में रखते हुए लोक लुभावन बजट पेश किया जाए। पुडुचेरी विधानसभा की बैठक आज बुलाई गई है, जो 15वीं विधानसभा के तीसरे सत्र का तीसरा भाग होगा। कहा जा रहा है कि सदन का ये संक्षिप्त सत्र रहेगा। कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। ये कानून अंतर धार्मिक विवाहों के कारण धर्मांतरण और जबरन धर्मांतरण से संबंधित मामलों का नियमन करते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी की इंडिया द मोदी क्वेश्चन नामक डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एमसीडी में मेयर का चुनाव करने के लिए आप की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय की ओर से याचिका दायर की गई है। जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में तमाम पैनलिस्ट ने स्किल और एबिलिटी के सामंजस्य के प्रयासों की मौजूदा स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया। जोधपुर में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में मल्टीलैटरल साझेदारी पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद और सहयोग की जरूरत के संबंध में हुई बातचीत का भी विवरण दिया गया। गुवाहाटी में G20 के दीर्घकालिक वित्तीय कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन आज एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने पर चर्चा होगी जिससे सतत विकास के लिए वित्तीय साधनों तक सभी की पहुंच सुलभ हो सके। गुवाहाटी में G20 की दीर्घकालिक बैठक के पहले दिन सतत विकास को हासिल करने के लिए निर्धारित 2 लक्ष्यों पर चर्चा हुई। G20 की दीर्घकालिक बैठक में जरूरी संसाधनों को गति प्रदान करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने और सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए स्थायी वित्त को मजबूत करने पर भी बातचीत हो रही है। चेन्नई में G20 शिक्षा समूह की बैठक के आखिरी दिन आज आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण पर सत्र का आयोजन हुआ। चेन्नई में हुई G20 देशों की और साझेदार संस्थाओं के बीच शिक्षा कार्य समूह की बैठक में शामिल प्रतिनिधियों को तमिलनाडु की समृद्ध हस्तकला, हथकरघा और पर्यटन से अवगत कराने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के चुनाव में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को 2 सीटें मिली है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी ने एक सीट पर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा में सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थी किसानों को राशि जारी करेंगे। करीब 90 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। एपीडा ने मोटे अनाजों मिलेट के लिए यूएई में निर्यात अवसरों के दोहन के लिए वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
ये समझौता प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं प्रदान करने में समर्थ रहेगा। अप्रैल से जनवरी 2023 के दौरान मूल आधार पर भारतीय रेलवे के लिए यात्री खंड में कुल आय 54,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान अर्जित 31,000 करोड़ रुपए की तुलना में 73% की वृद्धि को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी के मामले में अगुवा बनने को कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले में चीजों को सुगम बनाएगी। भारत सरकार के पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस यानी कि GeM से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष में अभी तक 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण NCLT ने कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए दोबारा नीलामी किए जाने की योजना के खिलाफ दायर टॉयंट इन्वेस्टमेंट्स की अर्जी स्वीकार कर ली। खनन उद्योग संगठन FIMI ने कहा है कि कम गुणवत्ता वाले तांबे के कतरनों का स्क्रैप कम कीमत पर आयात करने से अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस महत्वपूर्ण धातु का इस्तेमाल आवास सहित कई अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट देखकर हरकत में आए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से पूछा है कि उन्होंने अडानी समूह को कितना कर्ज दिया है। केंद्र सरकार घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के तहत 50 पर्यटन स्थलों का चयन करने में सतत विकास और सुरक्षा पर जोर देगी। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने सत्यम कंप्यूटर की बी राम राजू एवं अन्य को 14 वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित करने का सेबी का आदेश निरस्त कर दिया है। सेबी ने रीट्स एवं इन्वेट्स को विदेशी निवेशकों को डिपॉजिटरी रसीद जारी करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि इससे भारत के उभरते निवेश संसाधनों में भागीदारी का मौका मिलेगा। भारतीय खाद्य निगम ने ई नीलामी के तहत 22 राज्यों में खुले बाजार के माध्यम से बिक्री योजना के माध्यम से पहले दिन 8.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा। पहली नीलामी में 1100 से अधिक बोलीदाताओं ने भाग लिया। निगम ने ई नीलामी गेहूं के लिए निर्धारित गेहूं के 25 लाख मीट्रिक टन स्टॉक में से 22 लाख मीट्रिक टन बेचने की पेशकश की है। अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने कहा है कि वो गुजरात कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के पास दायर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स को वापस ले रही है। गौतम अडानी ने कहा है कि निवेशकों का हित सर्वोपरि है और इसीलिए निवेशकों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए अपना FPO वापस ले लिया है। साल 2020 से 22 के दौरान पिछले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के विमानन उद्योग को 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। रिलायंस रिटेल ने घोषणा की है कि उसने देश में अपने सभी स्टोरों पर भारत सरकार के डिजिटल रुपए के माध्यम से खुदरा भुगतान स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नोट में अब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर नजर नहीं आएगी। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने बताया है कि वो 9 फरवरी से अपने API तक मुफ्त पहुंच की पेशकश बंद कर देगा और इसके बजाय एक भुगतान वर्जन लॉन्च करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लियन से मुलाकात की। यूक्रेन पर हमलों के तेज होने के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर नए और अधिक प्रतिबंध लगाने की मांग की। यूरोपीय संघ के नेताओं ने ज़ेलेंस्की ने यह अनुरोध किया है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के तेज होते हमलों के बीच यह अनुरोध किया गया है। टायर निकोलस के अंतिम संस्कार के एक दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पुलिस सुधार पर चर्चा करने के लिए व्हाइट हाउस में कांग्रेस के ब्लैक कॉक्स के सदस्यों के साथ मुलाकात की। बैठक में प्रतिनिधि जेम्स क्लाइबर्न और सीनेटर राफेल
वॉनार्क कॉकस के अध्यक्ष स्टीवन हॉर्सफोर्ड के साथ शामिल हुए। हॉर्सफोर्ड ने कहा कि कॉकस और अश्वेत समुदायों के जीवन को बचाने के लिए बाइडेन की मदद की आवश्यकता है। सूडान में अमेरिकी राजनयिक की हत्या के मामले में अमेरिका ने सूडान की सरकार से कानून का पालन करने का आग्रह किया है। पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे ने विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 2023 तक चुनाव कराने के लिए एक नया विधेयक पेश किया है। राष्ट्रपति द्वारा पेश इस बिल में इस साल अक्टूबर में कांग्रेस और राष्ट्रपति चुनाव कराने का प्रस्ताव है, जिसके बाद निर्वाचित सदस्य दिसंबर के अंत में सत्ता संभालेंगे और जुलाई 2028 तक 5 साल के कार्यकाल के लिए काम करेंगे। गुरुवार को राष्ट्रपति बोलुआर्टे ने मतभेदों को खत्म करने के लिए राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। वहीं देश में करीब 8 हफ्तों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में एलिसी राष्ट्रपति महल में रात्रि भोज के समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नेतन्याहू को आतंकवाद के विरोध में इजराइल के साथ अपनी एकजुटता और फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच बातचीत को फिर से शुरू करने में योगदान देने की अपनी इच्छा व्यक्त की। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी की है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष ने कहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से मुद्रास्फीति में कमी आएगी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल और सूडान ने एक हस्ताक्षर समारोह के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दिया है। दुनिया भर से यूक्रेन को मिल रहे मजबूत समर्थन के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जारी युद्ध में यूक्रेन को हराने का संकल्प लिया। वोल्गोग्राद में द्वितीय विश्व युद्ध की वर्षगांठ के अवसर पर एक भाषण में राष्ट्रपति पुतिन ने 80 साल पहले नाजी जर्मन सेना को हराने वाली सोवियत सेना को याद किया। पुतिन ने यूक्रेन की मदद के लिए जर्मनी की आलोचना की। पुतिन ने कहा कि रूस अपने संपूर्ण शस्त्रागार का उपयोग करने को तैयार है, जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। मध्य चिली के नुबल क्षेत्र में जंगल की आग ने 741 हेक्टेयर से अधिक को प्रभावित किया है। चिली के आपदा निवारण और प्रतिक्रिया केंद्र सेनापेड ने सूचना दी। गाजा से रॉकेट दागे जाने के बाद इतामार बेन गवीर ने कहा कि वो फिलिस्तीनी कैदियों पर कार्रवाई करेंगे जो अमेरिका के शांत होने के आह्वान के बावजूद तनाव को और बढ़ा सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग पुस्तक मेले हाल में ही लेबनान की राजधानी बेरूत में शुरू किया गया है। सर्बियाई दक्षिणपंथी विपक्षी दलों ने यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने के लिए कोसोवो के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के प्रस्ताव के खिलाफ गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। कायाकिंग में महिलाओं के K2 500 मीटर डबल्स इवेंट में मध्य प्रदेश की आस्था जांघी और विनीता चानू ने स्वर्ण पदक जीता। कायाकिंग के पुरुषों के K4 500 मीटर इवेंट में ओडिशा ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं निशानेबाजी में लड़कों के रैपिड 25 मीटर पिस्टल इवेंट में हरियाणा के समर ने स्वर्ण पर निशाना लगाने में सफलता पाई, तो वहीं हरियाणा के हीर जतिन ने रजत पदक अपने नाम किया। महाराष्ट्र के स्वराज सचिन ने कांस्य पदक जीता। लड़कियों के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में मध्य प्रदेश की गौतमी भनोट ने स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं महाराष्ट्र के ईशा अनिल तक्षले ने रजत पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक हरियाणा के दिशा धनखड़ के नाम रहा। लड़कों की 10 मीटर एयर राइफल का स्वर्ण पदक मेजबान मध्य प्रदेश के सत्यार्थ पटेल ने जीता, तो वहीं कर्नाटक के नरेन प्रणव ने रजत पदक अपने नाम किया। स्पर्धा का कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के सलीम के नाम रहा। लड़कियों के योगासन में नव्या सत्य हरीश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। उन्होंने ट्रेडिशनल श्रेणी में यह पदक हासिल किया। NRAI के जनरल सेक्रेटरी कुंवर सुल्तान सिंह मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने इन खेलों का स्तर ऊंचा कर दिया है।
दक्षिण अफ्रीका ने महिला क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के साथ खेली त्रिकोणीय T20 सीरीज पर कब्जा कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने फाइनल में भारत को 5 विकेट से हराया। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने जगरेब ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। 17 वर्षीय अमन ने कांस्य पदक के मुकाबले में अमेरिका के जेन राय रोड्स रिचर्ड को 10-4 से शिकस्त दी। चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख के खिलाफ होने वाले अहम मुकाबले से पहले फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन को एक बड़ा झटका लगा है। पीएसजी के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे को लीग 1 के दौरान चोट लग गई। तेलुगु सिनेमा के महान निर्देशकों में से एक और दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता विश्वनाथ का उम्र से संबंधित मुद्दों के कारण निधन हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2016 में ढाका में हुए आतंकी हमलों पर आधारित फिल्म फराज की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। फिल्मकार हंसल मेहता निर्देशित फिल्म फराज रियल लाइफ हॉस्टेज ड्रामा है जो देश भर में चुनिंदा 100 स्क्रीन्स पर रिलीज होगी। साउथ के सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड कलाकार अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण जल्द ही प्रोजेक्ट के फिल्म के साथ नजर आने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित पठान ने एक और मुकाम हासिल किया है। फिल्म पठान ने केवल 8 दिनों में दुनिया भर में 667 करोड़ रुपए की कमाई की है। माइकल बी जॉर्डन की बहुप्रतीक्षित फिल्म क्रीड 3 मार्च महीने में 3 तारीख को रिलीज हो रही है। क्रीड का ये 3रा पार्ट है और इससे फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सोरी लिव पर क्राइम वेब सीरीज जहानाबाद ऑफ लव एंड वार आज रिलीज हो रही है। इस फिल्म में बिहार के जहानाबाद की आपराधिक उथल पुथल को समेटे हुए लव स्टोरी को दिखाया गया है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म भीड़ की रिलीज डेट को आगे शिफ्ट कर दिया गया है। फिल्म की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। अब ये मूवी 24 मार्च को रिलीज की जाएगी। एक्शन से भरपूर अभिनेता एडम ड्राइवर की आगामी फिल्म 65 भारत में 10 मार्च को रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज डेट भी आगे बढ़ा दी गई है। अब ये 28 जुलाई को सिनेमाघरों में आएगी। माइकल जैक्सन के जीवन पर फिल्म बनने जा रही है और अब माइकल की इस बायोपिक में उनकी भूमिका निभाने वाले मुख्य अभिनेता का नाम जाफर है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही नीचे लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी खबरें पहुंचे आप तक सबसे पहले।